नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग 71वीं बीपीएससी मेंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम को लेकर के हम लोग चर्चा करने वाले हैं। E20 जिसे हम लोग कहते हैं। E20 आज के दिनों में काफी ज्यादा चर्चित है और आने वाले 71वीं बीपीएससी मेंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है या आपका करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण से रिलेटेड जो टॉपिक होगा साइंस एंड टेक का, उसमें भी ये प्रश्न जोड़ करके पूछा जा सकता है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक्स में भी ये जीएस पेपर 2 में भी ये काम दे सकता है। तो इस पर हम लोग आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इथेनॉल क्या है, इथेनॉल E20 क्या है, ब्लेंडिंग क्या है, किस प्रकार से कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में हम लोग इसका उत्पादन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि हाल ही में एक चर्चा हुआ था कि सरकार ने 2025-26 के लिए, ध्यान रखिएगा कि 2025 और 26 के लिए गन्ने के रस, चीनी की चाशनी और गुड़ से इथेनॉल बनाने के लिए जो प्रतिबंध लगाया हुआ था उसे हटा लिया गया है। और यहाँ पर सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल को मिलाया जाए। इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था यद्यपि 2030 तक के लिए, लेकिन 2025 में ही सरकार चाहती है कि 20% इथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड कर दिया जाए। और इसके उपरांत सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है कि आगे आने वाले समय में वो 30% तक ब्लेंडिंग कर सकती है, पेट्रोल में इथेनॉल मिला सकती है। तो इससे संबंधित हम लोग आज सारा कुछ समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोग बात करेंगे अपने आंसर को लिखने के क्रम में, तो ध्यान रखिएगा यहाँ हम लोग को मैप भी बनाना होगा, कुछ डायग्राम्स भी बनाने होंगे और टेबल फॉर्मेट में भी कुछ आंसर हम लोग लिख सकते हैं। तो काफी कम मात्रा में हम लोग अधिक से अधिक लिखने का प्रयास करेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करने का यहाँ पर हम लोग प्रयास करेंगे। तो एक नया छोटा सा प्रयास है। तो यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम E20 आखिर उद्देश्य इसका क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग भारत की ऊर्जा जरूरतों को समझने का प्रयास करें तो भारत लगभग 87% जो क्रूड ऑयल है, ध्यान रखिएगा 87% जो क्रूड ऑयल है भारत का, वह भारत आयात करता है। कहीं कहीं ये डेटा आपको 80% तक प्राप्त हो जाएगा। और सरकार चाहती है कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए साथ ही साथ हमारा जो विदेशी मुद्रा है या चालू खाता घाटा है उसे कम करने के लिए, विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए और प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए सरकार इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम 2003 में लेकर के आई थी, जिसके अनुसार हम लोगों को पेट्रोल में एक सर्टेन मात्रा तक इथेनॉल को मिलाकर के इसे पेट्रोल में मिलाकर के ऊर्जा के रूप में हम लोग को इसे उपयोग में करना था। अब हम लोग बात करें तो 2022 तक भारत सरकार ने E10 का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था, यानी कि एथेनॉल जो ब्लेंडिंग था पेट्रोल में उसे 10% तक पहुंचा दिया गया था। 2030 तक बोला गया था कि हम लोग इसे 20% करेंगे, लेकिन 2025-26 में ही यह लक्ष्य E20 का हासिल कर लिया है, यानी कि पेट्रोल में 20% का लक्ष्य, 20% मिश्रण का लक्ष्य हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। तो टारगेट था 2030 का, यहाँ देख सकते हैं, और अचीव कर लिया हम लोगों ने 2025 में ही, 2025 में इसे अचीव कर लिया गया। अब बात करेंगे यदि हम लोग इथेनॉल के बारे में, तो ध्यान रखिएगा परिभाषा के रूप में अगर हम लोग देखें इसे, तो एथेनॉल एक नवीकरणीय ईंधन है। इसका उत्पादन हम लोग कैसे करेंगे, तो गन्ना से, मकई या मक्का से, गेहूं आदि के प्राप्त निर्जल एथिल अल्कोहल से हम लोग इथेनॉल प्राप्त करते हैं। उत्पादन का दो मुख्य तरीका है, पहला है हमारा शर्करा के किण्वन या फर्मेंटेशन से, और दूसरा है हमारा पेट्रोकेमिकल प्रक्रिया से हम लोग या एथिलीन हाइड्रेशन की प्रक्रिया से एथेनॉल का उत्पादन करते हैं। यहाँ ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि एथेनॉल की 4 प्रमुख पीढ़ियां हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, और इसके फीड स्टॉक के आधार पर हम लोग इसके पीढ़ी का विभाजन करते हैं। ध्यान रखिएगा कि फीड स्टॉक को वह तत्व है या वह सामग्री है जिससे हम लोग एथेनॉल का उत्पादन करते हैं, और उसी के आधार पर हम लोग इसके पीढ़ियों का भी निर्धारण करते हैं। प्रथम पीढ़ी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा प्रथम पीढ़ी के एथेनॉल का उत्पादन खाद्य फसलों से किया जाता है, जैसे कि हमारा गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का, गन्ना, चुकंदर, जौ आदि से हम लोग एथेनॉल का उत्पादन करते हैं, और इससे बने एथेनॉल को प्रथम पीढ़ी का एथेनॉल कहा जाता है।
दूसरी पीढ़ी की जब हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि कृषि अवशेष और बायोमास, कृषि अवशेष और बायोमास का उपयोग करके बनाए गए एथेनॉल को द्वितीय पीढ़ी का एथेनॉल कहा जाएगा। इसमें मूलतः हम लोग विभिन्न फसलों के भूसे से, मक्का के अवशेष से और ध्यान रखिएगा लकड़ी के साथ साथ कपास के अवशेषों से भी हम लोग एथेनॉल का उत्पादन करते हैं। तृतीय पीढ़ी के एथेनॉल का उत्पादन मूलतः शैवाल या जलीय बायोमास के रासायनिक क्रिया या फर्मेंटेशन या एथिलीन हाइड्रेशन के माध्यम से किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये तृतीय पीढ़ी का एथेनॉल हो जाएगा। और चौथी पीढ़ी की जब हम लोग बात करेंगे तो आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधों और सूक्ष्म जीवों के माध्यम से हम लोग इसका उत्पादन करेंगे। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें बायोफ्यूल्स के बारे में तो ध्यान रखिएगा कि वही कैटेगरीज हैं जो कि डिवाइड की जाती हैं 4 पीढ़ियों में। तो बायोफ्यूल जो है बेसिकली हमारा बायोमास, प्लांट के बायोमास या एनिमल वेस्ट से तैयार किया जाता है। जनरली अगर हम लोग बात करें तो इसे कॉर्न या मक्का, गन्ना और एनिमल वेस्ट जैसे काऊ डंग या हमारा गाय का जो गोबर होता है उससे हम लोग बायोफ्यूल्स का निर्माण करते हैं। 4 पीढ़ियां हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। और ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट जनरेशन का जो बायोफ्यूल होता है उसमें कार्बन की जो मात्रा होगी अन्य तीनों से अधिक होगी, ये ध्यान रखिएगा। और अगर फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल की बात करेंगे जिसे जेनेटिकली इंजीनियर आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के अवशेष से उत्पादित किया जाता है, वह कार्बन निगेटिव होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये तथ्य, ध्यान रखिएगा। आपका जीएम क्रॉप्स के उत्पादन में भारत को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वहां भी हम लोग एक पॉइंट के रूप में इसे मेंशन कर सकते हैं। अगर भारत जीएम फसलों को एक्सेप्ट करता है, भारत में इसकी मंजूरी दी जाती है जीएम फसलों की, तो फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स के उत्पादन में हम लोग उसके अवशेषों का उपयोग कर सकते हैं। यह भी एक अच्छा पॉइंट हो जाएगा जीएम फसलों के लिए भी, क्योंकि हाल में इसकी भी चर्चा हो रही थी और आने वाले समय में हो सकता है कि 71वीं यूपीएससी मेंस में आप लोगों को इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाए। अब कॉमन बायोफ्यूल्स की अगर हम लोग बात करें कि उपयोग कहाँ होता है, तो बायोएथेनॉल, बायोडीजल और बायोगैस में। तो बायोएथेनॉल की बात करेंगे तो बायोएथेनॉल का उत्पादन मूल रूप से मक्का और गन्ने से किया जाता है, जिसे हम लोग किण्वन प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं। और ईटेन जो हमारा था, पेट्रोल में 10% एथेनॉल का जो मिश्रण किया जा रहा था, उसमें बेसिकली बायोइथेनॉल का ही उपयोग किया जा रहा था। बायोडीजल की बात करेंगे तो इसे सब्जियों, जो हमारा वेजिटेबल ऑयल है, जैसे हमारा सोयाबीन तेल हो गया या पाम ऑयल हो गया, या जो भी हमारा तेल बचा हुआ है, गंदा तेल या खाने के बाद उपयोग में न रहने योग्य जो तेल होगा उससे उत्पादित किया जाएगा, या एनिमल फैट से बायोडीजल के लिए उपयोग किया जाने वाला हमारा बायोडीजल तैयार किया जाता है। इसके लिए बायोडीजल में हमारा एक पौधा आता है, जेट्रोपा का पौधा, याद रखेगा, जेट्रोपा का पौधा के माध्यम से भी हम लोग बायोडीजल का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त बायोगैस की बात करेंगे तो इसे सड़े गले सब्जियों और जो हमारा एनिमल वेस्ट होगा या हमारा जो सीवेज होगा, बेसिकली सीवेज जो भी एनिमल्स का है, गोबर मूत्र वगैरह, या ह्यूमन का जो भी सीवेज है, उसके माध्यम से हम लोग ऑर्गेनिक तरीके से बायोगैस का निर्माण करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। मेन कंपोनेंट इसका मीथेन गैस होता है, हम लोग साइंस में इसे बराबर पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें सॉरी, तो चलिए इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो इथेनॉल मिश्रित जो पेट्रोल कार्यक्रम है, ईवीपी प्रोग्राम है, इसके विषय में थोड़ा हम लोग सूक्ष्मता से देख लेते हैं कि आखिर ये क्या है। 2003 में भारत सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की मंजूरी प्रदान की थी, और इसकी मूल मंजूरी थी बेसिकली पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ध्यान देने के लिए। परिभाषा की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर के ईंधन को अधिक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बनाया गया था, ताकि जो हमारा कार्बन एमिशन है, कार्बन फुटप्रिंट है, उसे कम किया जा सके। इसके 3 प्रकार है। E10 जिसमें कि 10% मात्रा में एथेनॉल का मिश्रण किया जाता है। E20 में हम लोग देखते हैं कि 20% एथेनॉल को मिलाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। E20 में 20% एथेनॉल और E85 में 85% एथेनॉल का मिश्रण किया जाता है।
लाभों की बात अगर हम लोग करेंगे तो E20 और ये जो E20 है आपका, E20 ब्लेंडिंग जो है एथेनॉल का पेट्रोल में, वह E10 से ज्यादा बेहतर एक्सेलरेशन और राइड अनुभव प्रदान करता है, ये ऐसा सरकार का कहना है। और इसके माध्यम से लगभग 30% तक कार्बन उत्सर्जन में कटौती की जा सकती है। सॉरी 30% जो है, 3 नहीं 30% कार्बन उत्सर्जन में कटौती की जा सकती है E20 के माध्यम से, ये ध्यान रखिएगा। लक्ष्य क्या है? तो राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति आई थी 2018 में और इसमें संशोधन किया गया था 2022 में। इसके तहत कहा गया था कि 20% जो एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम है वह 2030 तक इसे पूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा, लेकिन यह जो लक्ष्य 2025-26 में ही प्राप्त कर लिया गया है। और राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति में बताया गया है कि एथेनॉल के निर्माण के लिए मूलतः हम लोग किसका उपयोग करेंगे? तो गन्ने के रस का उपयोग करेंगे, चुकंदर का, कसावा का, खराब अनाज, सड़ा हुआ आलू के एथेनॉल उत्पादन की अनुमति प्रदान की गई थी। वहीं हम लोग FCI से जो अधिशेष खाद्यान्न है उसे भी आपूर्ति कर सकते हैं एथेनॉल के उत्पादन के लिए। जैसे हमारा टूटा फूटा चावल जो होता है उससे भी एथेनॉल का उत्पादन किया जा सकता है। उपलब्धि क्या थी सरकार की? तो ध्यान रखिएगा कि जब एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम की शुरुआत की गई 2014 तक, अगर हम लोग देखें तो 2014 में भारत में 38 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा था, लेकिन इस नीति के लागू होने से 2025 में बढ़कर के ये 660 प्लस करोड़ लीटर हो गया। कहीं कहीं आप लोग डेटा देखिएगा तो 661.3 करोड़ लीटर आपको दिखाई देगा। 661.3 करोड़ लीटर का उत्पादन हम लोग वार्षिक स्तर पर एथेनॉल का करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब एथेनॉल उत्पादन के स्रोतों की हम लोग बात कर ही चुके हैं। अब जैसे गन्ना से अगर हम लोग देखें तो गन्ना के रस और सिरप और बी हैवी, ध्यान रखिएगा बी हैवी गुड़, इन दोनों से हम लोग चीनी का निर्माण करते हैं और सी हैवी गुड़ का उपयोग, इन तीनों का प्रयोग एथेनॉल उत्पादन के लिए किया जा सकता है। लेकिन 2023 में सरकार ने देखा कि भारत में जो चीनी का स्टॉक है वह पर्याप्त मात्रा से कम हो गया है, इसीलिए उन्होंने रस, सिरप और बी हैवी गुड़ के एथेनॉल के उत्पादन पर रोक लगा दी, जिसे 2025 में कुछ मात्रा में हटा लिया गया है। मक्का की बात करेंगे तो मक्का का उपयोग हम लोग तेजी से कर रहे हैं एथेनॉल के उत्पादन में। साथ ही साथ इस एथेनॉल की कमी को पूरा करने के लिए फीड स्टॉक के रूप में मक्का एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभर करके आया है। इसके साथ ही अधिशेष चावल जो कि FCI के गोदामों में पड़े रहते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं भारत रिकॉर्ड मात्रा में प्रत्येक वर्ष चावल और गेहूं का उत्पादन करता है। तो अधिशेष चावल जो है हमारा, जिसे हम लोग बांट नहीं पाए हैं, तो उन चावलों का उपयोग और क्षतिग्रस्त अनाजों को हम लोग फीड स्टॉक के रूप में उपयोग करते हैं। और मूल रूप से अगर हम लोग देखें तो जो भी शराब की कंपनियां हैं वह इन चावलों को FCI के गोदामों से उठाती हैं शराब के निर्माण के लिए, और वहीं से FCI स्टॉक से रियायती दरों पर इनकी आपूर्ति की जाती है एथेनॉल के उत्पादन करने वाली कंपनियों को, ये ध्यान में रखना है। तो ये उत्पादन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे भारत में एथेनॉल के उत्पादन और खपत के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में, तो उत्पादन के स्रोतों की अगर हम लोग मैप पर दिखाने का प्रयास करेंगे, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम लोगों को मैप बना करके एथेनॉल के उत्पादन और प्रमुख खपत क्षेत्रों को भी दिखाना होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो गन्ना आधारित अगर हम लोग देखेंगे एथेनॉल का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हमारा कर्नाटक के 3 स्टेट गन्ना से आधारित एथेनॉल का उत्पादन करते हैं। और ये तीनों स्टेट जो हैं यहाँ पर गन्ना का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है। मक्का आधारित एथेनॉल उत्पादन की बात करेंगे तो हमारा बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का स्थान आता है। यहाँ पर मक्का से आधारित एथेनॉल के उत्पादन संयंत्रों की स्थापना की गई है। चावल आधारित एथेनॉल उत्पादन की बात करेंगे तो बेसिकली हमारा चावल बेल्ट जो है पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़ है। तो पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में चावल आधारित एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। और उच्च खपत वाले क्षेत्रों की अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा भारत के चारों महानगर, पुराने जो चारों महानगर हैं, हमारा दिल्ली हो गया, उसके बाद हमारा कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया हमारा, और एक हमारा हो गया
मुंबई, ये 4 क्षेत्र जो हैं उच्च खपत वाले क्षेत्र हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि भारत के उत्तर पूर्व और पूर्वी भारत में एथेनॉल का जो उत्पादन होता है वो अपेक्षाकृत काफी कम मात्रा में किया जाता है। अब यहाँ महत्व की बात करेंगे कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का इतना अधिक महत्व क्यों है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के, और इसी ऊर्जा सुरक्षा पर लेकर के हम लोगों ने देखा था कि भारत रूस से अत्यधिक मात्रा में कम मूल्यों पर तेल आयात कर रहा है, जिसके कारण अमेरिका ने भारत पर टैरिफ अत्यधिक मात्रा में लगा दिया है, जो कि 50% से ऊपर का टैरिफ लगाया गया है। तो हम लोग अगले सेशन में चर्चा कर चुके हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, आप लोगों के लिए सहूलियत होगी। और वह भी जो टॉपिक है महत्वपूर्ण है 71वीं बीपीएससी मेंस के लिए, तो उसे भी अच्छे ढंग से प्रिपेयर आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग एथेनॉल ब्लेंडिंग के महत्वों की चर्चा करें तो यहाँ ध्यान रखेगा ऊर्जा सुरक्षा। भारत जो है 87% जो तेल है वह आयात करता है, बेसिकली गल्फ कंट्रीज, रूस और अलग अलग स्रोतों से भारत अपना तेल आयात करता है, जिससे अगर हम लोग देखें तो अत्यधिक मात्रा में भारत को अपना विदेशी मुद्रा खर्च करना पड़ता है। अब अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग 20% ब्लेंडिंग कर रहे हैं पेट्रोल में, तो एक अनुमान लगाया गया है कि 4 बिलियन यूएस डॉलर की बचत प्रति वर्ष भारत कर सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के वर्तमान विश्व में एक हलचल मची हुई है, और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसी रूस यूक्रेन युद्ध के कारण और ओपेक देशों के द्वारा तेल के उत्पादन में कटौती जैसे वैश्विक मुद्दों को लेकर के भारत जो है अपना जो ऊर्जा सुरक्षा है उसे सुनिश्चित करना चाहता है। और इन वैश्विक नीतियों से हम लोग देखते हैं कि भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है वह प्रभावित होती है। और हम लोग देख ही चुके हैं अमेरिका के द्वारा ट्रंप चचा ने भारत पर रूस से अत्यधिक मात्रा में तेल के आयात करने के कारण भारत पर टैरिफ लगा ही दिया है। इसके अतिरिक्त अब अगर सोचिए कि भारत लगातार निर्भर हो दूसरे देशों पर अपने ऊर्जा के लिए, तो उस स्थिति में क्या होगा जब सभी देश मिलकर के भारत पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर देंगे, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमें अपना ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा, उसके लिए इसे एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम प्रारंभ इसे हम लोग को जारी रखना होगा। आयात प्रतिस्थापन करना होगा। अब यहाँ पर क्या होगा हमारा, तो चालू खाता घाटा यहाँ पे हमारा सुधार होगा, क्योंकि हम जितनी मात्रा में एथेनॉल ब्लेंड करेंगे उतनी ही कम मात्रा में हम लोग क्रूड ऑयल का आयात करेंगे। और पिछले दशक की बात करें तो भारत ने लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए की बचत की थी, ये ध्यान रखिएगा। पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब नीति आयोग का मानना है कि E20 के ईंधन के इस्तेमाल से कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन में काफी मात्रा में कमी आएगी। अब इन्होंने दोपहिया वाहनों के लिए बताया है कि दोपहिया वाहनों से 50% कम कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होगा, और कारों में यह लगभग 30% तक घट जाएगा, तो यह ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, हाइड्रोकार्बन और पार्टिकुलेट मैटर्स का जो उत्पादन होगा, ये ध्यान रखिएगा। पार्टिकुलेट मैटर्स और हमारा हाइड्रोकार्बन का जो उत्पादन, इनका जो उत्सर्जन होगा ईंधन के जलने से वह कम मात्रा में होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा यह एक परिवर्तनकारी पहल साबित हो सकता है, और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि पिछले 7 सालों में चीनी मिलों को लगभग 81,796 करोड़ रुपए का भुगतान भारत की विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के द्वारा किया गया है, क्योंकि इन्हीं चीनी मिलों से इन तेल कंपनियों ने एथेनॉल की खरीद की थी। अब इस एथेनॉल की खरीद से इन चीनी कंपनियों ने गन्ने के जो किसान हैं उनका भी भुगतान किया था, और ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ किसानों को भी लाभ होगा। और एडीबी का मानना है कि इस कार्यक्रम से भारत में लगभग 1.8 करोड़ ग्रामीण स्तर पर नौकरियों का सृजन होने की संभावना है। तो रोजगार के क्षेत्र में भी ग्रामीण स्तर पर नौकरियों का सृजन यहाँ पे होगा। तो देखने और सुनने में इसका महत्व काफी अच्छा लगता है।
लेकिन यहाँ इससे पहले हम लोग छोटा सा एक छोटे से टॉपिक पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम लोग अचीवमेंट अभी तक क्या हुआ है इस ब्लेंडिंग प्रोग्राम का और प्रॉस एंड कॉन्स को भी हम लोग यहाँ पर देखते चलेंगे। हम लोग पहले अचीवमेंट को देख लें तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि अचीवमेंट की बात करेंगे तो 38 करोड़ लीटर था 2014 में, पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं, और लगभग 661.1 करोड़ लीटर का उत्पादन 2025 में किया जा रहा है। वहीं फॉरेन एक्सचेंज की बात करेंगे तो 1.36 लाख करोड़ रुपए का सेविंग हो चुका है पिछले दशक में। पेमेंट जो डिस्टिलरीज को किया गया है वो 1.96 लाख करोड़ रुपए का है। फार्मर्स को इनकम कितना हुआ है तो 1.18 लाख करोड़। ध्यान रखिएगा फार्मर्स का इनकम सबसे महत्वपूर्ण है, ये डेटा आप लोग को ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी जब अपने आंसर लिखिएगा। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से देखें तो जो कार्बन का रिडक्शन है वो काफी मात्रा में कम हुआ है, जो कि 698 लाख टन ऑफ CO2 हम लोग सेव किए हैं इस एथेनॉल ब्लेंडिंग के कार्यक्रम से। वहीं प्रॉस एंड कॉन्स की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा इससे हमारा जो ऑयल बिल है, ऑयल इंपोर्ट का जो बिल है वो काफी कम हुआ है। सपोर्ट टू फार्मर, फार्मर के आय में काफी ज्यादा सुधार हुआ है, इससे शुगर के विशेष रूप से गन्ना का उत्पादन करने वाले और हमारा मक्का का उत्पादन करने वाले किसानों की आय में इजाफा हुआ है। इन्वायरमेंटल बेनिफिट से हम लोग बात कर चुके हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और पार्टिकुलेट मैटर्स का जो उत्पादन है, उत्सर्जन है, सॉरी उत्पादन नहीं होगा, उत्सर्जन जो है वह काफी कम हुआ है। इसके अतिरिक्त एनर्जी सिक्योरिटी स्थापित हुई है भारत में, क्योंकि E20 का मतलब है कि एक पेट्रोल के 100वें भाग में 20 भाग एथेनॉल का मिलावट किया जा रहा है, और इससे हमारा जो एनर्जी इंडिपेंडेंस है और स्टेबिलिटी है इंडिया के लिए वो बढ़ करके आएगी। लेकिन यहाँ कॉन्स की अगर बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो हमारा वर्तमान गाड़ी, जो हमारी सड़कों पे गाड़ियां दौड़ रही हैं वो इसके कंपेटिबल है कि नहीं है, उसके इंजन इस ब्लेंडिंग को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। कुछ लोगों का कहना है या विश्लेषकों का कहना है, विशेषज्ञों का, कि ये जो पुरानी कारें हैं, पुरानी गाड़ियां हैं, उसके इंजन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है, और 2023 से पूर्व बनी हुई जो गाड़ियां हैं वह E20 को एक्सेप्ट करने में ईंधन के रूप में असमर्थ दिखाई देती है। वहीं इंजन की बात करेंगे तो इंजन जो होगा यहाँ पे हमारा कि इंजन में कोलिजन हो सकता है, उनका जो फ्यूल होगा वो फ्यूल एफिशिएंसी, ईंधन दक्षता जो होगी वो काफी ज्यादा घट जाएगी, और मेंटेनेंस कॉस्ट जो होगा गाड़ियों का वो बढ़ जाएगा। इंपैक्ट ऑन इंजन हो गया, आपका लैक ऑफ ऑप्शन हो जाता है। अब ये ध्यान रखिएगा कि बहुत बड़ा चीज है, कंज्यूमर का चॉइस होना चाहिए। अब पॉलिसी रिमूव्स कंज्यूमर चॉइस एंड वायलेट्स देयर राइट्स टू इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ये ध्यान रखिए, संवैधानिक संकट के रूप में भी ये हमें दिखाई दे सकता है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग मान सकते हैं या विशेषज्ञों का कहना है कि बिना कंज्यूमर्स को विश्वास में लिए हुए सरकार ने इस नीति को, इस ब्लेंडिंग कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। ये ध्यान रखेगा, वायलेट्स देयर राइट टू इन्फॉर्म्ड डिसीजन, क्योंकि उनके अधिकारों में भी ये क्या करता है, वायलेट करता है, उल्लंघन करता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग आगे बढ़ें, अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो अब चुनौतियों की अगर बात करें तो वही हम लोगों का हो जाएगा 11 पॉइंट्स हम लोग चुनौतियों के रूप में डाल सकते हैं। जैसे इंजन अनुकूलता, इंजन अनुकूल है या नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुराने जो वाहन होंगे, पहले ही चर्चा कर चुके हैं, 2023 से पहले बने हुए जो वाहन है वह E20 को ईंधन के रूप में एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। और अत्यधिक विश्लेषकों या जो हमारे विश्लेषक और विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि जो इंजन है या ईंधन जो प्रणाली है, इंजन और ईंधन प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा है कम ऊर्जा घनत्व। अब ध्यान रखिएगा, एथेनॉल का जो कैलोरी मान है वो पेट्रोल के कैलोरी मान से काफी कम है, जिससे कि इसकी अधिक खपत की समस्या बढ़ सकती है। वितरण अवसंरचना की भारत में कमी है। अब सबसे बड़ी बात है कि पेट्रोल पंपों को इसके लिए नई भंडारण और वितरण सुविधाओं पर पूंजी निवेश करने की आवश्यकता होगी, जिसके लिए कंपनियां या जो हमारे पेट्रोल पंप मालिक हैं वो तैयार नहीं है, ये ध्यान रखेगा। चौथी महत्वपूर्ण चुनौती है कि चीनी मिलों की वित्तीय कमजोरी। अब इसके कारण उनकी निवेश क्षमता की कमी होती है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है
कि कहीं कहीं हम लोग देखते हैं कि जो चीनी मिल है वो बेसिकली गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में है, जिसके कारण इनका जो क्षेत्रीय संकेंद्रण है वो काफी मात्रा में बढ़ गया है और जैव ईंधन संयंत्र की स्थापना में यह बाधा उत्पन्न करता है। पांचवी सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है अंतर राज्य परिवहन बाधाएं। ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग बात करेंगे तो केवल 14 राज्यों ने ही E20 या इथेनॉल ब्लेंडिंग के कार्यक्रम या कानून को लागू किया है और अधिशेष जो इथेनॉल का उत्पादन है वह दूसरे राज्यों को करना यहाँ पर कठिन हो जाता है। अब खाद्य सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि फीड स्टॉक के रूप में हम लोग खाद्यान्नों का उपयोग भी कर रहे हैं। तो FCI का जो खाद्यान्न है जैसे चावल, अगर इसका हम लोग उपयोग एथेनॉल के उत्पादन में करते हैं तो कहीं ना कहीं यह भारत की खाद्य और पोषण सुरक्षा को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता हुआ हमें दिखाई देता है। कृषि भूमि का परिवर्तन हो सकता है क्योंकि खाद्य फसलों से हट करके किसान क्या करना शुरू कर देंगे, गन्ना और मक्के की खेती करना प्रारंभ कर देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जो हमारा खाद्यान्न का उत्पादन है वह नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। जल उपलब्धता पर दबाव पड़ सकता है। अब सबसे बड़ी बात है कि फीड स्टॉक के लिए चावल और गन्ने के फसलों का उपयोग फीड स्टॉक के रूप में किया जा रहा है और ये दोनों जो फसल है वह उच्च हमारा जिसे हम लोग कहते हैं कि इसके पानी गहन फसल है। पानी की आवश्यकता इन दोनों फसलों को अत्यधिक होती है और टेरी का अनुमान है कि अतिरिक्त 400 अरब लीटर पानी की आवश्यकता होगी, जिससे भारत में जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ध्यान रखिएगा, जल संकट भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए आने वाले समय में हो सकता है मेंस एग्जामिनेशन के लिए, ये ध्यान रखिएगा। मृदा स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है क्योंकि किसान क्या करेगा कि गन्ना और चावल का ही उत्पादन करेगा, जिससे एकल फसल का उत्पादन इनकी भूमियों पर होना प्रारंभ हो जाएगा, जिससे मिट्टी के जो पोषक तत्व होंगे उसमें कमी आएगी और भूमि के बंजर होने की आशंका बढ़ जाती है। साथ ही साथ अगर देखें तो मक्के के आयात में वृद्धि होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखिएगा। एक और जहां हम लोग अगर देखें तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम से हम अपना जो क्रूड ऑयल का आयात है उसे कम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एथेनॉल के उत्पादन के क्रम में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग मक्के का आयात करना शुरू कर दिए हैं और नीति आयोग, यहाँ ध्यान रखिएगा कि 2022-23 में $39 मिलियन से बढ़कर के 2023-24 में $103 मिलियन हो चुका है हमारा मक्के का आयात। इतने कम मक्का का आयात हम लोग कर रहे हैं, लगभग 2 गुना से 2.5 गुना ज्यादा हम लोग आयात कर रहे हैं मक्के का। इससे कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो हमारे चालू खाता घाटा जो है उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। गन्ने पर प्रतिबंध तो लगा दिया गया सरकार के द्वारा, जिसके कारण फीड स्टॉक के रूप में मक्के की मांग में बढ़ोतरी के कारण यह हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त अगर नीति आयोग का मानना है कि यदि सरकार मक्के को फीड स्टॉक के रूप में उपयोग कर रही है तो ध्यान रखिएगा कि इसके रकबे में लगभग 48 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी करनी होगी। और ये ध्यान रखिएगा कि यह जो रकबा होगा, वर्तमान में जितने रकबे पर मक्के की खेती होती है उसका लगभग आधा है। यानी अगर हम लोग भारत में कृषि के भूमि क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो अन्य फसलों का जो उत्पादन होता है उसका जो भूमि क्षेत्र होगा उसे घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर यह भी नुकसान हो सकता है कि अन्य खाद्यान्नों के उत्पादन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अन्य फसलों पर प्रभाव क्या पड़ेगा, तो मक्का जैसा फीड स्टॉक जो है उससे हमारा पोल्ट्री उद्योग और पशुधन के चारे में कमी आ सकती है, जिससे हमारा आयात बिल में वृद्धि हो सकता है क्योंकि अतिरिक्त जो मक्का होगा उसका हमें आयात करना होगा। अब एक हम लोग फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं इथेनॉल सम्मिश्रण से संबंधित, जिसमें हम लोग इसका उत्पादन से लेकर के हम लोग इसके महत्व और चुनौतियों पर प्रकाश डाल सकते हैं बुलेट फॉर्म्स में, ये ध्यान रखिएगा। अलग अलग तरीके से हम लोग बना सकते हैं, चाहे आप लोग इस प्रकार से ही बना सकते हैं, इथेनॉल सम्मिश्रण ऊपर में दे करके और नीचे में फिर हम लोग बॉक्स बना करके बॉक्स के अंतर्गत ही अलग अलग पार्ट में हम लोग इसे दे सकते हैं। तो इस प्रकार से भी हम लोग
बना सकते हैं फ्लो चार्ट को। इसके अतिरिक्त आगे का रास्ता क्या होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी कार्यक्रम लाया जा रहा था उसका अपना महत्व है, अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन एक आगे का रास्ता भी होता है जो कि मध्यम मार्ग के की तरह होता है, जिसको अपना करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें विविधीकरण करना होगा एथेनॉल के फीड स्टॉक का। तो सबसे पहले है कि 2G और 3G एथेनॉल के उत्पादन पर हमें फोकस करना होगा, जैसे इसमें हम लोग कृषि अपशिष्ट और गैर खाद्य बायोमास का उपयोग करते हैं। द्वितीय और तृतीय पीढ़ी के जो हमारे एथेनॉल उत्पादन एथेनॉल है उस पर हमें फोकस करना होगा। इससे क्या होगा कि एक अन्य चीज पूरा हो सकता है कि जो किसानों का जो आय होगा, ध्यान रखिएगा, जो किसानों का आय होगा उसमें भी वृद्धि होगी, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो चावल की भूसी से 2G 3G में देखें, अगर हम लोग चावल की भूसी और जलीय बायोमास का उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग वेस्ट से वेल्थ का निर्माण कर सकते हैं। बराबर प्रधानमंत्री भी ये नारा देते हैं, वेस्ट टू वेल्थ। तो हम लोग कचरे से धन का निर्माण कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स में सुधार करना होगा, जैसे हमें भंडारण, पाइपलाइन और समर्पित टर्मिनल आदि का निर्माण करना होगा ताकि एथेनॉल का उत्पादन किया जा सके, भंडारण किया जा सके और एक जगह से दूसरी जगह उसका परिवहन किया जा सके। वाहन अनुकूलता हमें लानी होगी, इसके लिए हमें ऑटो उद्योग साथ ही साथ सरकार को उपभोक्ता प्रोत्साहन भी देना होगा। दोनों को हमें प्रोत्साहन देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि तकनीकों का विकास करने में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे खर्च होते हैं। तो ऑटो उद्योग को सरकार को अतिरिक्त सब्सिडी या प्रोत्साहन राशि देनी होगी और उपभोक्ताओं को सरकार अतिरिक्त प्रोत्साहन लाभ दे सकती है कैश के रूप में या टैक्स को कम करके, कि आप E20 ब्लेंडिंग वाला इंजन अगर लेते हैं तो आपको इतना % टैक्स कम देना होगा। तो इस प्रकार के प्रोत्साहन लाभों को हम लोग अपना सकते हैं। अनाज आधारित डिस्टिलरी जो है उसकी जो क्षमता है 258 करोड़ लीटर से बढ़ा करके 740 करोड़ लीटर करनी होगी, यह नीति आयोग का कहना है। इसके अतिरिक्त नए उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए, नए डिस्टिलरी के निर्माण के लिए सरकार के द्वारा उन्हें ब्याज अनुदान योजनाएं भी देनी होगी। साथ ही आपूर्ति श्रृंखला में हमें सुधार करना होगा ताकि दीर्घावधिक अनुबंध, अंतर राज्य आवाजाही को आसान बनाना होगा, ताकि एक राज्य से दूसरे राज्य में हम लोग एथेनॉल के परिवहन और उसके उपयोग को सुचारू रूप से क्रियान्वित कर पाए। फसल चक्र में हमें यहाँ अपनाना होगा, गन्ना के साथ मक्का का उत्पादन करना होगा, जिससे एक एकल फसल का उत्पादन ना हो करके बहुविध फसलों का उत्पादन हम लोग कर सकते हैं। ईंधन मूल्य का निर्धारण करना होगा ताकि प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर सुनिश्चित लाभ प्राप्त हो सके उत्पादकों को और अंततः किसानों को ही इससे लाभ होगा। तो हम लोग अगर निष्कर्ष की बात करेंगे तो एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा, प्रदूषण कमी या पर्यावरण क्षेत्र में किसानों की आय के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम है, परंतु यहाँ पर खाद्य सुरक्षा, जल संकट, अवसंरचना जैसी चुनौतियों का समाधान 2G और 3G जैव ईंधन, निवेश और नीति सुधारों से ही इसे संभव किया जा सकता है और भारत में इसे अगले स्तर तक लागू किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष देते हुए अपना आंसर समाप्त कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।